ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन। आज शाम 4:30 बजे सोनिया गांधी से मिलेंगी ममता बनर्जी। शाम 6 बजे केजरीवाल से होगी मुलाकात। आज देर शाम एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना सांसद संजय राउत से भी मिल सकती है ममता। सूत्रों के मुताबिक दोनों से अलग अलग होगी बैठक। सोनिया गांधी और केजरीवाल से मिलने से पहले टीएमसी सांसदों के साथ बैठक करेंगी ममता बनर्जी। दोपहर 1 बजे सुखेंदु रॉय के आवास पर बैठक होगी। बंगाल चुनाव के बाद पहली बार दिल्ली आई सीएम ममता ने कल पीएम मोदी से की मुलाकात। 55 मिनट तक पीएम आवास में रही। वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया। पेगासस जासूसी मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोली ममता, बंगाल के लिए आबादी के हिसाब से वैक्सीन मांगी। दूसरे राज्यों के मुकाबले कम वैक्सीन मिली। बंगाल का नाम बदलने पर भी हुई बात। ममता बनर्जी ने कल प्रशांत किशोर, कांग्रेस नेता कमलनाथ और आनंद शर्मा से भी की मुलाकात। मीटिंग के बाद कमलनाथ बोले, हमारे पुराने संबंध, मैं ममता जी को बधाई देने आया था। विपक्षी गठबंधन की अगुवाई पर ममता बनर्जी ने कहा, मैं नहीं, देश नेतृत्व करेगा। विपक्षी दलों में कई पुराने दोस्त हैं, उनसे पुराने दिनों की बात होती है। मीडिया से बातचीत में बोली ममता बनर्जी, राष्ट्रपति से मिलने के लिए आरटी-पीसीआर जरूरी है, लेकिन मैं टेस्ट कहां कराऊं, हम तो दिल्ली में आउटसाइडर हैं। एबीपी न्यूज की खबर पर लगी मुहर। येदियुरप्पा के करीबी बसवराज बोम्मई चुने गए कर्नाटक के नए सीएम। आज सुबह 11 बजे राजभवन में लेंगे शपथ। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए सीएम होंगे तो 3 डिप्टी सीएम भी होंगे। आर अशोक, गोविंद करजोल और श्रीरामुलु डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम एसआर बोम्मई के बेटे हैं बसवराज बोम्मई। येदियुरप्पा के करीबी हैं और लिंगायत समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बसवराज बोम्मई ने येदियुरप्पा के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। 61 साल के बोम्मई येदियुरप्पा की सरकार में गृह, कानून, संसदीय और विधायी कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने बसवराज बोम्मई को बधाई देते हुए कहा, उम्मीद है बोम्मई कर्नाटक को विकास के पथ पर लेकर जाएंगे, जनता की उम्मीदों को पूरा करेंगे। कर्नाटक का नया सीएम चुने जाने के बाद बोले बसवराज बोम्मई, मेहनत का परिणाम मिला, ये बड़ी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी और अमित शाह के अनुरूप गरीबों के लिए काम करने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। दोपहर 1 बजे संसद भवन में चर्चा होगी। मिल सकती है बड़ी खबर। संसद के मॉनसून सत्र में आज भी विपक्ष का हंगामा रह सकता है जारी। विपक्षी दल लगातार दोनों सदनों में पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों को लेकर कर रहे हैं हंगामा। विपक्ष के हंगामे की वजह से कल भी संसद के दोनों सदनों में नहीं हो सका कामकाज। स्पीकर ने लगाई फटकार तो विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। संसदीय दल की बैठक में कहा, इस मानसिकता को जनता के सामने लाना जरूरी। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी कृषि कानूनों के खिलाफ कल सदन में धरने पर बैठे रहे कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू और गुरजीत सिंह औजला। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने दोनों से संसद परिसर में मुलाकात की। राज्यसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच मरीन एंड नेविगेशन बिल 2021 पास हुआ। बाद में सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित हुई। लोकसभा में पिछले सत्र में ही पास हो गया था बिल। आईटी मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की बैठक का बीजेपी सांसदों ने बहिष्कार किया। सिनेमैटोग्राफी संशोधन विधेयक पर बुलाई गई थी मीटिंग। शशि थरूर है समिति के अध्यक्ष। आईटी मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में आज उठेगा पेगासस जासूसी का मुद्दा। 3 मंत्रालयों आईटी, गृह और सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया। पेगासस जासूसी मुद्दे पर विपक्ष की रणनीति तय करने के लिए राहुल गांधी ने संसद भवन में की बैठक। डीएमके, शिवसेना, बीएसपी, सीपीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 10 दलों के नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की बैठक में पेगासस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने पर सहमति बनी। मामले को लेकर आज सुबह 10 बजे विपक्षी दल फिर बैठक करेंगे। विपक्ष की ओर से अकाली दल, एनसीपी, बीएसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और लेफ्ट पार्टियों ने लिखी राष्ट्रपति को चिट्ठी। पेगासस और कृषि कानूनों पर संसद में चर्चा के लिए हस्तक्षेप करने की अपील।
बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महिला सांसदों और नई महिला मंत्रियों से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी। नड्डा बोले, महिलाओं को बीजेपी से ज्यादा मौके कोई और राजनीतिक दल नहीं देता। दिल्ली में आज और कल यूपी के बीजेपी सांसदों के साथ सीएम योगी का मंथन। स्वतंत्र सिंह, राधा मोहन और सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। यूपी में एनसीपी और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी महासचिव के शर्मा का कहना, महाराष्ट्र की तरह यहां भी मुख्य विपक्षी दलों के साथ जाएंगे और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी को हराएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी मायावती की पार्टी बीएसपी। पार्टी महासचिव सतीश मिश्रा ने किया ऐलान, बोले किसी भी छोटी या बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के फिर बिगड़े बोल। वाराणसी के एक सम्मेलन में कहा, अगर बीजेपी के लोग गांव में दिखाई दिए तो पिटाई करें। और चलिए फटाफट खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सीएम अमरिंदर से मिले नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब सचिवालय में 1.25 घंटे तक दोनों की बैठक, चारों कार्यकारी अध्यक्ष भी मौजूद रहे। कैप्टन अमरिंदर के साथ बैठक के बाद ट्वीट करके सिद्धू ने बताया, पंजाब की जनता से जुड़े मुद्दों पर हुई बात, पुराने अटके हुए मुद्दों पर जल्द एक्शन लेने की मांग की। पंजाब के बाद राजस्थान कांग्रेस का विवाद सुलझाने की कवायद शुरू। आज से प्रभारी अजय माकन विधायकों से मुलाकात करेंगे। गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल भी संभव। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह बढ़ी। अपनी ही सरकार के विरोध में मंत्री टीएस सिंहदेव का सदन से वॉकआउट। पीएल पुनिया और सीएम भूपेश बघेल से चर्चा के बाद भी नहीं बनी बात। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को मनाने की कोशिशें जारी। सिंहदेव पर जान से मरवाने की साजिश का आरोप लगाने वाले विधायक बृहस्पति सिंह को कांग्रेस ने नोटिस भेजा। 24 घंटे में जवाब मांगा। बंगाल हिंसा को लेकर एनएचआरसी की रिपोर्ट पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। बंगाल सरकार ने हलफनामे में जांच कर रही समिति के सदस्यों के बीजेपी से संबंध का दावा किया है। टीएमसी का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज त्रिपुरा जाएगा। त्रिपुरा में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम को कथित तौर पर किया गया है नजरबंद। गुजरात कैडर के आईपीएस राकेश अस्थाना बने दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर। अभी बीएसएफ के डीजी हैं। 2018 में सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर रहे अस्थाना भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते विवादों में आए थे। 7 राज्यों के 22 जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने फिर बढ़ाई सरकार की चिंता। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, हम स्थिति को हल्के में नहीं ले सकते। 54 जिलों में 10% से ज्यादा संक्रमण दर की जानकारी दी। देश में 132 दिन बाद मिले कोरोना के 30,000 से कम केस। 24 घंटे में 29,689 नए केस मिले। 415 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज। कहा, केरल में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी। वहां सरकार का जो हाल है, दूसरी लहर ही चलती रहेगी। यूपी के बलिया में कोरोना वैक्सीन के लिए जमकर हंगामा। कुर्सियों से एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश की। कुछ लोगों में बहस के बाद नौबत मारपीट तक पहुंची। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चिपलून में एक शख्स की बहुमंजिला इमारत से पानी में गिरने और बचाने की तस्वीर वायरल। रस्सी और ट्यूब की मदद से किसी तरह खींचकर लोगों ने बचाई जान। हिमाचल के किन्नौर में टूटे पुल से जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं लोग। 3 दिन पहले पहाड़ से गिरे बड़े पत्थर से टूट गया था पुल। यूपी का शामली शहर 2 घंटे की बारिश में हुआ बेहाल। नाले का गंदा पानी बारिश के पानी में मिलकर गलियों में बहा। कई दुकानों में भी घुसा पानी। क्रिकेटर कृणाल पांड्या कोरोना पॉजिटिव निकले। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच एक दिन के लिए टाला गया। जो T20 मुकाबला कल होना था, वो अब आज खेला जाएगा। यूपी के बाराबंकी में दर्दनाक सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मजदूरों से भरी डबल डेकर बस पंजाब से बिहार जा रही थी, जो हादसे का शिकार हो गई। दरअसल डबल डेकर बस खराब हो गई थी और सड़क के किनारे खड़ी थी। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने बस में टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार और किनारे सो रहे मजदूरों की मौत हो गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पंजाब से बिहार जा रही बस में ये बड़ा हादसा हुआ है। बस को ट्रक ने टक्कर मारी है, जिसके बाद
किनारे पर सो रहे मजदूर और साथ ही बस में सवार कई लोगों की मौत हो गई है। 24 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। डबल डेकर बस को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी है, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। यूपी के बाराबंकी में ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल डबल डेकर बस खराब हो गई थी और सड़क के किनारे खड़ी थी, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने बस में टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार और किनारे सो रहे मजदूरों की मौत की खबर मिल रही है। तो ये अयोध्या लखनऊ बॉर्डर के नजदीक हुआ है हादसा। तस्वीरें बता रही हैं कि कितना भयावह ये स्थिति है। पंजाब के अंबाला से ये बस निकली थी और बीच रास्ते ही भीषण हादसे का शिकार हो गई। बिहार की ओर जा रही थी बस। तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरीके की स्थिति रही होगी। नेशनल हाईवे 28 की ये तस्वीरें हैं। रात के वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब कुछ भी देखना मुश्किल होता है उस वक्त कल्याणी नदी के पुल के पास खड़ी बस से ट्रक आकर टकरा गया और ये भीषण हादसा हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत की खबर आ रही है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मजदूरों से भरी डबल डेकर बस पंजाब के अंबाला से बिहार की तरफ जा रही थी, जो हादसे का शिकार हो गई। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में अब बाढ़ का पानी उतरने लगा है, लेकिन ये बाढ़ अपने पीछे बर्बादी के कई निशान छोड़ गई है। आसन वाला बिहार है, जहां बारिश में सड़क, उम्मीद, हौसला, चुनावी वादे, हसीन सपने डूब रहे हैं। लोग टायर के ऊपर लकड़ी लगाए रस्सी का एक छोर पकड़े इस गहरे पानी को लांघ रहे हैं। तस्वीरें दरभंगा NH 57 के किनारे बसे डिलाही गांव की हैं। गांव का हाल जानने के लिए संवाददाता निधि श्री पहुंची तो गांव और रास्ते के बीच पानी रोक लगाए खड़ा था। यहाँ मुलाकात हुई फूलो देवी से, जो अपनी बेटियों के साथ बैंक जा रही थी। इधर से जैसे आई और ये रस्सी इतना पतला है, टूट गया तो डूब जाएगी, डूब जाएगी, डूब जाएगी, मर जाएगा। क्या बात, ना सरपंच मुखिया देखती है, ना गांव अति सरकार देखती है, कोई नहीं देखता, अपना अपना पेट भरता है। सुना, ये जिंदगियां इसी पतली रस्सी के सहारे टिकी हैं। ये टूटी तो जिंदगी की डोर भी टूट जाएगी। संवाददाता निधि श्री गाँव का हाल जानने के लिए इसी रस्सी के सहारे आगे बढ़ चली। तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि ये एक बेहद पतली रस्सी है। अगर आपको मेरे कैमरा पर्सन विशाल राय दिखा रहे हैं, दूसरे ट्यूब पर वो मौजूद हैं और 2 ट्यूब को लगा करके इसके ऊपर बांस का यूं छोटा सा चचरी का नाव बनाया हुआ गया है। और देखिए कितना मुश्किल है इस छोर से इस हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचना। ये नेशनल हाईवे है, मुजफ्फरपुर से दरभंगा की तरफ जाती है और दरभंगा ज़िले में हमारी मौजूदगी है। और देखिए तमाम जो ग्रामीण आपको उस छोर पर दिखाई दे रहे हैं, वो सभी जिनका घर इस तरफ है, दूसरी तरफ यानी डिलाही गांव की तरफ है, वो इसी पतली रस्सी के सहारे 2 ट्यूब पर बैठकर दूसरी तरफ जाते हैं। ये करीब 12 फीट पानी इतना गहरा कि किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। सड़क से गांव तक की दूरी करीब 100 मीटर है, जिसे पूरा करने में 10 मिनट का वक्त लगता है। आप लोगों ने खुद से जुगाड़ कर लिया? हाँ, अपने जुगाड़ कर यहाँ ट्यूब से बनाए हैं और बत्ती उत्ती से मार के पंक्चर हो जाता है 1 दिन 2 दिन में। बाद फिर मिस्त्री को पैसा लाते हैं कमा के, तो फिर बनाते हैं। तो नदी से जा रहे हैं पत्ती वाला से, तब अब क्या, हाँ, हर दिन जाते हैं ऐसे। अच्छा, ये तो रस्सी बेहद पतली है, अगर ये टूट गई, क्योंकि सिर्फ एक रस्सी लगाया हुआ है आप लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो भसिया सकते हैं, हाँ, बस गिर सकते हैं, डूब सकते हैं। हाँ, डूब सकते हैं। हालांकि इस इलाके में पानी जरूर कम हुआ है, जलस्तर जो है वो कम हुआ है, लेकिन अभी भी सहारा सिर्फ ये ट्यूब है। और इसी तरीके से दूसरी तरफ मेरे कैमरा पर्सन विशाल राय आपको जहाँ से तस्वीर दिखा रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से एक ट्यूब रस्सी के सहारे लोगों ने आने जाने का रास्ता जो है वो बनाया हुआ। इसी तरीके से 1 2 3 4 में इस तरीके का रस्सी देख सकती हूँ। ये राइड जो है खतरे से खाली नहीं है, मैंने बताया, और लेकिन मजबूरी इस इलाके की ऐसी है कि इसी से हर दिन सफर करना है। इस रस्सी और ट्यूब वाली नाव के सहारे संवाददाता निधि श्री गाँव तक पहुँच चुके थे। यहाँ पानी तो कम हो रहा था, लेकिन मुसीबतें कम होने में अभी वक्त लगेगा। कई लोग यहाँ से घर छोड़कर जा चुके हैं।
और जो रुके हैं वो अपना टूटा हुआ मकान जोड़ने की कोशिशों में जुटे हैं। देखिए तो घर तो डूबा हुआ, घर हुआ पन्नी घेर के वहाँ ऊपर में बैठे हुए हैं मकान के। अभी क्या ये घर ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, गिर गया था ना, तब उसको सूख जाएगा तब ना इसको ठीक करेंगे। इस चलते उसको ठंडा करनी है पानी से। हर साल पानी आ जाता है? हर साल पानी से डूब जाता है। तो पर साल तक छप्पा पर महा बह गया था। डिलाही गांव से थोड़े दूर भरौली गांव का भी ऐसा ही हाल है। नल हो, घर हो या इंसान, ये पानी अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। घर पानी में डूबे हुए हैं तो लोग नाव के सहारे अपने घर से मुख्य सड़क तक पहुंच रहे हैं। किसी के कंधे पर बस्ता है तो किसी ने साइकिल थामी हुई है। गांव में रहने वाली रुक्मणी देवी के घर को भी इस बाढ़ के पानी ने बर्बाद कर दिया है। सब तरफ पानी ने चौनियो सिंडियो देखो गिरल है, जहाँ तक जा सके सब गिरल है। चूल्ही चौका समय पानी चले, फिर से बनाई? हाँ, फिर बनाए हैं। पानी घसकल हैं तो सब सरियली हैं। एतेक मुसीबत, सांप कीड़ा आ तब एहि पर रहे छले। घर पीछे से टूटा हुआ है क्या? एकदम सब टूटा हुआ, सब कुछ से बहुत मुसीबत है दीदी। धीरे धीरे ये तकलीफें कम हो जाएंगी, धीरे धीरे पानी भी उतर जाएगा, लेकिन सवाल रह जाएगा कि क्या अगले साल एक बार फिर कुदरत की यही मार झेलनी पड़ेगी? क्या प्रशासन एक बार फिर सुध लेना भूल जाएगा? इस वक्त हम सांगली की जिस सड़क से गुजर रहे हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा तेज पानी का बहाव है। महाराष्ट्र के सातारा के अंबेगर में भूस्खलन में दबने से 14 लोगों की मौत हो गई है। रायगढ़ में अभी भी लगातार रेस्क्यू का काम जो है लगातार चलाया जा रहा है। यहाँ की तस्वीर देखिए और अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। कुशेश्वर स्थान वो इलाका है चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी इस इलाके में आपको नजर आएगा। और जल तांडव, सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ एबीपी न्यूज पर। यूपी के बाराबंकी में बीती रात भीषण सड़क हादसा। खराब होने की वजह से सड़क पर खड़ी बस को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। 19 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा बुरी तरह घायल। बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर कल्याणी नदी पुल के पास हुआ हादसा। पंजाब से बिहार जा रही थी बस, जिसमें करीब 140 लोग सवार थे। बाराबंकी हादसे के बाद भारी बारिश में 4 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बस में फंसे लोगों को किसी तरह निकाला गया। मरने वालों में यात्रियों के अलावा सड़क किनारे सो रहे कुछ लोग शामिल। ममता बनर्जी के 5 दिन के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन। आज शाम 4:30 बजे सोनिया गांधी से मिलेंगी ममता। शाम 6 बजे केजरीवाल से होगी मुलाकात। आज देर शाम एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना सांसद संजय राउत से भी मिल सकती हैं ममता। सूत्रों के मुताबिक दोनों से अलग अलग होगी बैठक। सोनिया गांधी और केजरीवाल से मिलने से पहले टीएमसी सांसदों के साथ बैठक करेंगी ममता। दोपहर 1 बजे सुखेंदु रॉय के आवास पर बैठक होगी। बंगाल चुनाव के बाद पहली बार दिल्ली आई सीएम ममता ने कल पीएम मोदी से की मुलाकात। 55 मिनट तक पीएम आवास में रही। वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया। पेगासस जासूसी मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की। ममता बनर्जी ने कल प्रशांत किशोर, कांग्रेस नेता कमलनाथ और आनंद शर्मा से भी मुलाकात की। मीटिंग के बाद कमलनाथ बोले, हमारे पुराने संबंध, मैं ममता जी को बधाई देने आया था। विपक्षी गठबंधन की अगुवाई पर ममता बनर्जी ने कहा, मैं नहीं, देश नेतृत्व करेगा। विपक्षी दलों में कई पुराने दोस्त हैं, उनसे पुराने दिनों की बात होती है। मीडिया से बातचीत में बोली ममता, राष्ट्रपति से मिलने के लिए आरटी-पीसीआर जरूरी है, लेकिन मैं कहां टेस्ट कराऊं, हम तो दिल्ली में आउटसाइडर हैं। एबीपी न्यूज की खबर पर लगी मुहर। येदियुरप्पा के करीबी बसवराज बोम्मई चुने गए कर्नाटक के नए सीएम। आज सुबह 11 बजे राजभवन में लेंगे शपथ। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए सीएम होंगे तो 3 डिप्टी सीएम भी होंगे। आर अशोक, गोविंद करजोल और श्रीरामालू डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम एसआर बोम्मई के बेटे हैं बसवराज बोम्मई। येदियुरप्पा के करीबी हैं और लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बसवराज बोम्मई ने येदियुरप्पा के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। 61 साल के
बोम्मई येदियुरप्पा की सरकार में गृह कानून, संसदीय और विधायक कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने बसवराज बोम्मई को बधाई देते हुए कहा, उम्मीद है बोम्मई कर्नाटक को विकास के पथ पर लेकर जाएंगे, जनता की उम्मीदों को पूरा करेंगे। कर्नाटक के नए सीएम चुने जाने के बाद बोले बसवराज बोम्मई, मेहनत का परिणाम मिला, ये बड़ी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी और अमित शाह के अनुरूप गरीबों के लिए काम करने की कोशिश करूंगा। असम मिजोरम सीमा विवाद पर एक्शन में गृह मंत्रालय आज सुबह 11 बजे बैठक, जिसमें दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी को तलब किया गया। मिजोरम के साथ जमीन विवाद पर हेमंत बिश्व शर्मा बोले, सुप्रीम कोर्ट जाएगी असम सरकार, किसी को नहीं लेने देंगे असम की 1 इंच भी जमीन। ये मुद्दा जमीन के लिए नहीं, जंगल के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, दोपहर 1 बजे संसद भवन में चर्चा होगी, मिल सकती है बड़ी खबर। संसद के मॉनसून सत्र में आज भी विपक्ष का हंगामा रह सकता है जारी। विपक्षी दल लगातार दोनों सदनों में पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों को लेकर कर रहे हैं हंगामा। विपक्ष के हंगामे की वजह से कल भी संसद के दोनों सदनों में नहीं हो सका कामकाज। स्पीकर ने लगाई फटकार तो विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। संसदीय दल की बैठक में कहा, इस मानसिकता को जनता के सामने लाना जरूरी। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी कृषि कानूनों के खिलाफ कल सदन में धरने पर बैठ रहे कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू और गुरजीत सिंह औजला। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने दोनों से संसद परिसर में मुलाकात की। राज्यसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच मरीन एंड नेविगेशन बिल 2021 पास हुआ। बाद में सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित हुई। लोकसभा में पिछले सत्र में ही पास हो गया था बिल। आईटी मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की बैठक का बीजेपी सांसदों ने बहिष्कार किया। सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक पर बुलाई गई थी मीटिंग। शशि थरूर हैं समिति के अध्यक्ष। आईटी मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में आज उठेगा पेगासस जासूसी का मुद्दा। 3 मंत्रालयों आईटी, गृह और सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकारों को बैठक में बुलाया गया। पेगासस जासूसी मुद्दे पर विपक्ष की रणनीति तय करने के लिए राहुल गांधी ने संसद भवन में की बैठक। डीएमके, शिवसेना, बीएमसी, सीपीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 10 दलों के नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की बैठक में पेगासस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने पर सहमति बनी। मामले को लेकर आज सुबह 10 बजे विपक्षी दल फिर बैठक करेंगे। विपक्ष की ओर से अकाली दल, एनसीपी, बीएसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और लेफ्ट पार्टियों ने लिखी राष्ट्रपति को चिट्ठी। पेगासस और कृषि कानूनों पर संसद में चर्चा के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महिला सांसदों और नई महिला मंत्रियों से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी। नड्डा बोले, महिलाओं को बीजेपी से ज्यादा मौके कोई और राजनीतिक दल नहीं देता। दिल्ली में आज और कल यूपी के बीजेपी सांसदों के साथ सीएम योगी का मंथन। स्वतंत्र देव सिंह, राधा मोहन और सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा भी बैठक में हो सकते हैं शामिल। यूपी में एनसीपी और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। एनसीपी महासचिव के शर्मा का बयान, महाराष्ट्र की तरह यहां भी मुख्य विपक्षी दलों के साथ जाएंगे और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी को हराएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेंगी मायावती की पार्टी बीएसपी। पार्टी महासचिव सतीश मिश्रा ने किया ऐलान, बोले किसी भी छोटी या बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के फिर बिगड़े बोल। वाराणसी के एक सम्मेलन में कहा, अगर बीजेपी के लोग गांव में दिखाई दिए तो पिटाई करेंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा उद्धव ठाकरे राष्ट्र का नेतृत्व करने में सक्षम है। उद्धव सबको साथ लेकर चलने वाले नेता। कुछ और खबरों का कर लेते हैं रुख, इसी तरह फटाफट अंदाज में। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सीएम अमरिंदर से मिले नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब सचिवालय में 1.25 घंटे तक दोनों के बीच बैठक चली। चारों कार्यकारी अध्यक्ष भी मौजूद रहे। कैप्टन अमरिंदर के साथ बैठक के बाद ट्वीट करके सिद्धू ने बताया, पंजाब की जनता से जुड़े मुद्दों पर हुई बात, पुराने अटके हुए मुद्दों पर जल्द एक्शन लेने की मांग की।
पंजाब के बाद राजस्थान कांग्रेस का विवाद सुलझाने की कवायद शुरू। आज से प्रभारी अजय माकन विधायकों से मुलाकात करेंगे। गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल भी संभव। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह बढ़ी। अपनी ही सरकार के विरोध में मंत्री टीएस सिंहदेव का सदन से वॉकआउट। पीएल पूनिया और सीएम भूपेश बघेल से चर्चा के बाद भी नहीं बनी बात। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को मनाने की कोशिशें जारी। सिंहदेव पर जान से मरवाने की साजिश का आरोप लगाने वाले विधायक बृहस्पति सिंह को कांग्रेस ने नोटिस भेजा। 24 घंटे में जवाब मांगा। बंगाल हिंसा को लेकर एनएचआरसी की रिपोर्ट पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। बंगाल सरकार ने हलफनामे में जांच कर रही समिति के सदस्यों के बीजेपी से संबंध का दावा किया है। टीएमसी का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज त्रिपुरा जाएगा। त्रिपुरा में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम को कथित तौर पर किया गया है नजरबंद। गुजरात कैडर के आईपीएस राकेश अस्थाना बने दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर। अभी बीएसएफ के डीजी हैं। 2018 में सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर रहे अस्थाना भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते विवादों में आए थे। 7 राज्यों के 22 जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने फिर बढ़ाई सरकार की चिंता। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, हम स्थिति को हल्के में नहीं ले सकते। 54 जिलों में 10% से ज्यादा संक्रमण दर की जानकारी दी। कोरोना महामारी के बीच मच्छरों से होने वाले रोग बढ़ा सकते हैं लोगों के लिए खतरा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशवासियों को किया आगाह। देश में 132 दिन बाद मिले कोरोना के 30,000 से कम केस। 24 घंटे में 29,689 नए केस मिले। 415 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज। कहा, केरल में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी। वहां सरकार का जो हाल है दूसरी लहर ही चलती रहेगी। यूपी के बलिया में कोरोना वैक्सीन के लिए जमकर हंगामा। कुर्सियों से एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश की गई। कुछ लोगों में बहस के बाद नौबत मारपीट तक पहुंची। करगिल में अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही। श्रीनगर समेत पूरे जम्मू कश्मीर में अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। हिमाचल के किन्नौर में टूटे पुल से जान जोखिम में डालकर निकल रहे लोग। 3 दिन पहले पहाड़ से गिरे बड़े पत्थर से टूट गया था पुल। यूपी का शामली शहर 2 घंटे की बारिश में हुआ बेहाल। नाले का गंदा पानी बारिश के पानी में मिलकर गलियों में बहा। कई दुकानों में पानी घुसा। यूपी पुलिस ने रोहिंग्या को बसाने वाले रैकेट का किया खुलासा। महिलाओं और बच्चों को भारत में बसाने की साजिश के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। क्रिकेटर कृणाल पांड्या कोरोना पॉजिटिव निकले। भारत श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच एक दिन टला गया। जो T20 मुकाबला कल होना था वो अब आज खेला जाएगा। पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार राज कुंद्रा को नहीं मिली राहत। 14 दिन और बड़ी न्यायिक हिरासत। मुंबई की किला कोर्ट में हुई पेशी। पुलिस ने कोर्ट में कुंद्रा के बैंक खाते सीज करने की जानकारी दी। राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा बॉम्बे हाईकोर्ट। जबकि गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताने वाली कुंद्रा की याचिका पर कल होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पक्ष रखने को कहा। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ी। मुंबई के मालवणी पुलिस स्टेशन में अभिनेत्री गहना वशिष्ठ समेत 4 प्रोड्यूसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एक नवोदित अभिनेत्री ने केस दर्ज कराया। सूत्रों के मुताबिक पोर्नोग्राफी केस में क्राइम ब्रांच को 120 पॉर्न वीडियो मिले। फर्जी प्रोड्यूसर बनाकर वीडियो शूट किया जाता था, जबकि वीडियो में पैसा राज कुंद्रा का लगता था। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बाराबंकी से ये बड़ी खबर। बाराबंकी में दर्दनाक सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मजदूरों से भरी डबल डेकर बस पंजाब से बिहार जा रही थी, जो हादसे का शिकार हो गई। दरअसल डबल डेकर बस खराब हो गई थी और सड़क के किनारे खड़ी थी। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने बस में टक्कर मार दी और इस हादसे में बस में सवार और किनारे सो रहे मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर, बाराबंकी हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बस में 140 से ज्यादा लोग सवार थे। हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई है और 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वो ट्रक ने पीछे से मार दिया सर। वो घसीटते हुए आदमी सुआ था, उस पर मार चल दिया। उसको घसीटते हुए चल दिया उस पर और हॉस्पिटल ले गया उठाकर। हम कैथल से हम मुजफ्फरपुर जा रहे थे सर।
इसमें कितने लोग बैठे हुए थे? उसमें बैठे थे 150 आदमी सर। ये घटना कितने बजे हुई? 12 बजे का करीब में। ये सब साथ में ही एक साथ चले थे? हाँ, सब एक ही साथ में चले थे। आप कहाँ पर थे उस समय घटना के बाद? घटना के बाद हम आगे सोए थे तो पीछे रह गया, 2 डेग हमारे पीछे ही इतना घटा हुआ। एक्सल टूटने के बाद मिस्त्री का फ़ोन किया ड्राइवर, तो पानी का मौसम है, पानी पड़ने लग गया। वो बोला कि अभी लेट से थोड़े आएंगे। तब तक में वो पब्लिक को गर्म लग रहा था, वो नीचे हो गया। नीचे होकर बोला ड्राइवर की साइड होकर के बैठ जाओ, खड़े हो जो साइड, सब साइड में खड़ा था। बहुत बस से आगे, बहुत आगे में था। आगे होने के बाद पीछे से ट्रक आया, पीछे ट्रक गया, उसको ठोकते ठोकते वो घसटते ले गया और जो आदमी आगे में था उसको चपेट में आ गया। ये अम्बाला पंजाब से कुछ मजदूर बिहार के रहने वाले वो लोग चले थे, वहाँ से हरियाणा हिसार में आ करके उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट, एक ही बस में बैठा दिया गया। जो ये बस है ये आ रही थी और ये आगरा के पास भी इसमें टायर पंचर हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आए बाराबंकी में और इसका एक्सेल टूट गया और उसके बाद ये गाड़ी करीब 7-8 बजे से यहीं पे खड़ी थी। पीछे से करीब 12 बजे के आसपास एक ट्रक आई जिससे इसका एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद इसके कुछ सवारी जो उसके आगे सो रहे थे उसमें इंजर्ड हो गए। उसमें कुछ लोगों की डेथ हो गई और कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए। उन सभी को पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंच करके हॉस्पिटल भेजा गया है। मॉनसून का सीजन है और इस सीजन में मच्छरों से होने वाली बीमारियां अगर कोरोना के साथ हो गई तो बहुत मुश्किल हो सकती है। ये चेतावनी मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को आगाह किया कि संभल जाइए वरना संक्रमण खतरनाक साबित हो सकता है। महामारी के बीच मॉनसून और मच्छरों ने बढ़ाई मुसीबत। संक्रमण के दौर में मच्छरों से रहे ज्यादा सावधान। मॉनसून में छोटी लापरवाही पड़ सकती है ज्यादा भारी। जब बारिशें हो रही हैं तो ऐसे समय में मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारियों का फैलने का खतरा भी रहता है। साथ ही फूड रिलेटेड बीमारियां, अगर फूड को ढंग से नहीं इस्तेमाल किया जाए, ढंग से नहीं पकाया जाए, वाटर बॉर्न डिजीजेज या स्किन इन्फेक्शंस के बढ़ने का भी खतरा रहता है। ऐसे समय में बीमारियां जैसे कि डेंगू, मलेरिया, सीजनल इन्फ्लुएंजा, लेप्टोस्पिरोसिस, चिकनगुनिया, एंट्रिक फीवर, ऐसी और भी अधिक बीमारियां आने का कारण हो सकता है। और ये बीमारियां अगर कोएग्जिस्ट करें कोविड के इन्फेक्शन के साथ तो टू दैट एक्सटेंट केस का मैनेजमेंट उतना ही कठिन हो जाता है। जरूरी है कि हम यह ध्यान रखें कि इस समय पर हम अधिक सावधानी बरतें। आमतौर पर देखा गया है कि मॉनसून के सीजन में मच्छरों से होने वाली बीमारियां बढ़ जाती हैं। खासतौर पर डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। जैसे कि घर में मच्छरदानी का प्रयोग करें, घर में और आसपास पानी जमा न होने दें, साफ सफाई का खास ध्यान रखें, घर से बाहर निकलने से पहले या अंदर रहते हुए भी मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें। मॉनसून के समय में पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज कौल जी। आइए उनका रुख करते हैं। डॉक्टर धीरज, स्वागत है आपका नमस्ते भारत में। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो डॉक्टर, एक तरफ हमारे देश में अगर हम बात करें तो लगातार अभी भी केसेस कोरोना वायरस के आ रहे हैं। सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं हुआ है, थर्ड वेव का खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये चेतावनी मिलना कि मॉनसून में खतरा बढ़ सकता है मच्छरों की वजह से, आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं इस पर? कंसर्न्स हैं और थैंक्स टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने बहुत ही रेलेवेंट कंसर्न्स रेज किए हैं। देखिए, ये जानना ज़रूरी है ऑल्दो हमारा जो सेकेंड वेव है वो कहीं ना कहीं प्लेटू हिट कर चुका है। 11 जुलाई के बाद से तकरीबन 41,000 और 38,000 के बीच में न्यू केसेस, अगर हम डाटा को एग्जैक्ट और एक्यूरेट माने तो तकरीबन स्टेबलाइज हो चुका है। और अब अगर आप देखेंगे तो जो थर्ड वेव की कंसर्न्स पहले मिनिस्ट्री ने भी रेज की और हम लोग भी आपके शो पे करते आ रहे हैं, वो एक रियल कंसर्न है, क्योंकि ठंड और ड्राई वेदर में कोविड और रेस्पिरेटरी वायरस ज़्यादा संक्रमित हो जाते हैं, ज़्यादा इजीली इन्फेक्ट करते हैं दूसरे इंसान को। तो अक्टूबर सितंबर में थर्ड वेव आने के कंसर्न्स हैं। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट, जो आप बीमारियों की बात कर रहे हैं जो इंडिया में सीजनल और वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं जो मॉस्किटो बाइट से होती हैं, जैसे मलेरिया और डेंगू, वो भी एक कंसर्न है। क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, जब आपकी बॉडी के अंदर डेंगू का वायरस या मलेरिया का पैरासाइट घुसता है तो उसके बाद हमें हमारी इम्यून सिस्टम पे बहुत फर्क पड़ता है। और अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा
तो आपके अंदर दूसरे इन्फेक्शन का संक्रमित होना और उससे बीमार होने के रिस्क भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो जो लकीली भारत के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे अपने आप को मलेरिया से प्रोटेक्ट करें, क्रीम्स लगाएं और कहीं पे भी वाटर का एक्यूमुलेशन रोकें। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इतनी जानकारी मलेरिया और वेक्टर बोर्न डिजीज पे हमारे पास शायद पब्लिक में नहीं है, लेकिन भारत के अंदर जैसे गवर्नमेंट भी छिड़काव करती है और कंसर्न रेज करती है कि अपनी टैंकीज के अंदर या अपना कूलर के अंदर पानी कहीं जमा ना होने दें ताकि मॉस्किटो ब्रीड ना कर पाए, क्योंकि अगर मॉस्किटो ब्रीड नहीं होंगे तो ये बीमारी तकरीबन खत्म की जा सकती है, बहुत आसानी से कंट्रोल की जा सकती है। जी डॉक्टर धीरज कौल, ये तो हर सीजन में अमूमन होता है, जैसे ही बारिश का सीजन आता है हर तरफ से ये अपील की जाती है कि मच्छरों की ब्रीडिंग ना हो सके, इसके लिए जो ज़रूरी कदम है वो उठाए जाएं। लेकिन जो आपकी बातों से मैं समझ सकी हूँ वो ये कि आपकी इम्यून सिस्टम को यानी आपको मजबूत करना होगा। पहले आप कोरोना से जूझ रहे थे और अब मस्कीटो ब्रीडिंग अगर वो नहीं रुक पा रही है, कहीं आप संक्रमित हो गए तो भारी पड़ सकता है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कंसर्न रेज कर रही हैं, क्योंकि देखिए मलेरिया के अंदर आपके और डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, वो भी गिरते हैं। हीमोग्लोबिन भी आपका मलेरिया के अंदर गिरता है। किडनी पे इफेक्ट होता है, मलेरिया के अंदर केसेस हमने देखे हैं। डेंगू के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स इफेक्ट करते हैं। और जो कोविड वायरस है, जैसे कि हम जानते हैं, वो डिफ्यूज ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। वो एनीमिया भी कॉज कर सकता है, प्लेटलेट्स को भी ड्रॉप कर सकता है, आपकी स्प्लीन को भी इफेक्ट कर सकता है, लिवर को भी, किडनी को भी। तो एक कंबाइंड टुगेदर इन्फेक्शन होने का बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अभी भी वर्ल्ड पेंडेमिक के थ्रू जूझ रहा है। अभी भी अगर आप देखें तो ऐसे लोग की मात्रा तकरीबन 5.34% के करीब हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हैं भारत में। ऑल्दो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, तेजी से अवेयरनेस बढ़ा रही है, आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वैक्सीन्स को 1 करोड़ का जो गोल है पर डे का लगाने का, उसकी तरफ तेजी से काम कर रही हैं। और प्रधानमंत्री ने भी इसके लिए पब्लिक को मोटिवेट किया है कि वो वैक्सीनेट लगाएं। तो पब्लिक अपनी तरफ से अच्छे से वैक्सीनेट लगाए, वैक्सीनेशन के सेंटर्स में जाए और भीड़ की संक्रमित जगहों से दूर रहे, मास्क डाले, जब तक हम हर्ड इम्यूनिटी 70% ऑफ आबादी को फुली वैक्सीनेट ना कर दें। और प्लीज आपके हाथ में है कि आप मॉस्किटो के ब्रीडिंग को रोकिए। ये पब्लिक बहुत आराम से कर सकती है, थोड़ा सा विजिलेंट होके ज्यादा, इस बारी हमें थोड़ा ज्यादा विजिलेंट भारत में होना पड़ेगा, क्योंकि अभी काफी डेल्टा वेरिएंट काफी फैला हुआ है भारत के अंदर, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और अगर आप दोनों बीमारियों से एक साथ संक्रमित हुए तो जैसा कि आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, आपका रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी और हॉस्पिटलाइजेशन काफी बढ़ जाता है। डॉक्टर धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत यूजफुल और इम्पोर्टेंट जानकारी आपने हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाई है, शुक्रिया। कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। नए केस में ज्यादातर मामले डेल्टा वेरिएंट के हैं। आइए आपको दुनिया के नक्शे पर बताते हैं कि किस देश में फिलहाल कितने केसेस आ रहे हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे पहले आपको बता देते हैं दुनिया का हाल क्या है। पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में 4,50,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 7,061 संक्रमितों की इससे मौत हो गई है। अब आपको देश बताते हैं अलग अलग कि वहां की स्थिति क्या है पिछले 24 घंटे की। सबसे पहले अमेरिका की बात कर लेते हैं तो अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 25,550 नए केस दर्ज हुए हैं, जबकि 145 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के मामलों में इजाफे के बीच अमेरिका के डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन डिपार्टमेंट ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, जिसपे स्पेन, पुर्तगाल, साइप्रस और किर्गिस्तान न घूमने जाएं, ऐसे निर्देश दिए गए हैं, लोगों से कहा गया है। बात कर लेते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो उसमें 23,511 नए केस कोरोना के दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 131 लोगों की मौत भी हुई है। ये 17 मार्च के बाद एक दिन में मरने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। ब्रिटेन में अब तक 57 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,29,000 लोगों की जान अब तक जा चुकी है कोरोना के कारण। अब बात कर लेते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस की क्या स्थिति है ये आपके सामने। फ्रांस में बीते दिन 26,871 नए मामले सामने आए कोरोना के और 28 संक्रमितों की मौत हो गई। फ्रांस सरकार ने यहां पर कोरोना पास की व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को एक पास दिया जाएगा, जिससे उन्हें सार्वजनिक जगहों पर एंट्री मिल सकेगी, इसके बिना नहीं मिलेगी। बात कर लेते हैं स्पेन की। यहाँ की स्थिति पिछले 24 घंटे की, एक दिन में 26,399 नए केस आए हैं, जबकि एक दिन में 55 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के नए केस के मामले में इंडोनेशिया का हाल भी आपको बता देते हैं, तो इंडोनेशिया में सबसे ऊपर है आंकड़े, क्योंकि यहाँ पर एक दिन में 45,203 मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 2,069 लोगों की मौत हो गई है। तो डेल्टा वेरिएंट एक बार फिर से पैर पसार रहा है।
जब जब ऐसा लगता है कि कोरोना के केस कम हो रहे हैं, वायरस फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, तो सवाल ये है कि आखिर इससे बचा कैसे जाए। जवाब सीधा है, जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर तय किया गया है उसका पालन करें। लेकिन देश में ऐसा हो नहीं रहा है और नतीजा ये हुआ कि कुछ चुनिंदा राज्यों और जिलों में कोरोना के केस फिर से बढ़ रहे हैं। No one is safe till everyone is safe. Second wave is not over. We may be tired, but virus is not. पिछले 132 दिनों में मंगलवार को वो दिन था जब देश के भीतर कोरोना के मामले पहली बार 30,000 से कम थे। आंकड़े राहत देने वाले हैं क्योंकि अब कुल एक्टिव केस 4 लाख से भी कम है। लेकिन इन आंकड़ों के बीच छुपा सबसे बड़ा सच ये भी है कि केस भले ही कम हो रहे हो, संक्रमण का खतरा नए सिरे से बढ़ने लगा है। वजह 7 राज्यों के 22 जिलों में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी। देश में आज भी चाहे केसेस कंसंट्रेटेड मैनर में पाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी देश में 22 ऐसे जिले हैं जहां पर कि पिछले 4 हफ्तों में हमने एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया है। अभी देश में ऐसे 54 जिले हैं जहां पर 10% से अधिक पॉजिटिविटी पाई जा रही है। इसमें हम मुख्यतः आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे कि अगर आप देखें 14 से 20 जुलाई वाले उस हफ्ते में देखें तो देश में ऐसे 46 जिले थे और 8 जिलों में वृद्धि हुई है। लव अग्रवाल के दिए आंकड़ों का सीधा और स्पष्ट शब्दों में मतलब यही है कि वायरस से ढिलाई देने से महामारी नए सिरे से मुंह खोलेगी और देश फिर से संक्रमण के दलदल में फंस सकता है। और ये बातें सिर्फ हवा हवाई नहीं है, क्योंकि दुनिया के बाकी मुल्कों में कुछ ऐसा ही ट्रेंड शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 14 दिनों में दुनिया में फिर बढ़ रहा है कोरोना। फ्रांस में कोरोना के सबसे ज्यादा 3.5 मामले बढ़े हैं। अमेरिका में कोरोना के मामलों में 1.4% की बढ़ोतरी हुई है। इटली में 2.7% और जापान में 1.2% संक्रमण दर में इजाफा हुआ है। और यही ट्रेंड अगर भारत में भी आया तो हालात को संभालना बेहद मुश्किल होगा। सबसे ज्यादा चिंता उत्तर पूर्वी राज्यों और केरल ने बढ़ा दी है। मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा संक्रमित सामने आ रहे हैं। Not over. Some areas continue to remain concerned. Some states in northeast and our state in south, Kerala in particular, remains a cause for our concern and action. कोरोना का जो खतरा देश पर मंडरा रहा है उसे टाला जा सके, इसलिए सरकार राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चला रही है। 44 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक टीका लगाया जा चुका है और कोशिश जल्द से जल्द पूरी आबादी को टीके का रक्षा कवच देने की है। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि टीका लेने के बाद वायरस संक्रमण उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उन्हें वीके पॉल का ये बयान जरूर सुनना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। Things cannot be taken for granted. Virus behavior cannot be taken for granted. Vulnerable population is still there across our nation. And although there is an increasing population receiving vaccination, still it is not a full guarantee. जी हाँ, सही सुना आपने। टीका आपको संक्रमण से बचाने की 100% गारंटी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो आपकी गंभीर हालत नहीं होगी। और ये बात आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज यानी AFMC की एक स्टडी में सामने आई। AFMC ने देश के 15 लाख डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स पर रिसर्च की थी। सभी को सीरम इंस्टीट्यूट की बनाई गई कोविशील्ड वैक्सीन दी गई थी। स्टडी में पता चला कि डेल्टा वायरस की वजह से आई दूसरी लहर के दौरान भी कोविशील्ड ने 93% सुरक्षा दी, जबकि संक्रमण की वजह से होने वाली मृत्यु दर में 98% की कमी आई। कोरोना से घिरे देश के लिए AFMC की स्टडी उम्मीदों से भरी है, लेकिन यहाँ ये बात याद रखना जरूरी है कि देश में वैक्सीनेशन अभियान जिस स्पीड से चल रहा है, उस स्पीड से पूरी आबादी को टीका देने में अभी कई महीनों का वक्त लगेगा और कोरोना की तीसरी लहर पहले ही देश की दहलीज पर खड़ी है। इसलिए जरूरी है कि वैक्सीन लेने से पहले और वैक्सीन लेने के बाद भी सावधान रहा जाए। नमस्ते भारत में अब बात मौसम की कर लेते हैं। मौसम अभी रहम के मूड में नहीं दिख रहा। अगले 2 से 3 दिन जम्मू कश्मीर पर भारी रहने वाले हैं और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जम्मू के किश्तवाड़ से बड़ी खबर आ रही है। किश्तवाड़ के गुलाबगढ़ में बादल फटने से पुलिया बहने की खबर मिल रही है।
जम्मू कश्मीर में कल से हो रही बारिश और मौसम विभाग के श्रीनगर केंद्र ने इसी को लेकर पहले ही लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 2 से 3 दिन आने वाले मौसम भारी पड़ने वाला है, क्योंकि भारी बारिश, अचानक बाढ़ और चट्टान खिसकने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। आपको बता दें कि कल अचानक आई बाढ़ से करगिल में ऐसी ही तबाही देखने को मिली थी। ये करगिल की मंगलवार की तस्वीरें हैं, जहां पर अचानक फ्लैश फ्लड के बाद किस तरीके की तबाही देखने को मिली, तस्वीरें आपके सामने। तबाही की ये तस्वीरें करगिल से आई हैं। जहां मंगलवार को अचानक बादल बरसे, इतना बरसे कि बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। पानी अपने साथ मिट्टी काट कर ले जाने लगा, रास्ते बंद हो गए, इंसान ईश्वर को याद करने लगा। या अल्लाह, या अल्लाह। देखिए किस तरह बाढ़ का पानी अपने साथ मिट्टी लेकर आ रहा है। लोग इस खौफनाक मंजर को कैमरे में कैद कर रहे हैं, लेकिन आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा है। तेज रफ्तार से आते पानी ने अपने रास्तों में आने वाले मकानों को भी चपेट में ले लिया। किनारे मकान और उसके बगल से रास्ता बनाता बाढ़ का पानी किनारे पड़े पत्थरों से टकराकर रुकता है, लेकिन फिर अपना रास्ता बना लेता है। ये देखिए किस तरह इस इमारत के आगे से मटमैला पानी उफान भरता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये आवाज बता रही है कि मंजर कितना खौफनाक है। एक नहीं, 2 नहीं, कई तस्वीरें आई। हर तस्वीर में कुदरत अपना खेल दिखा रही है। कहीं पानी की आवाज डरा रही है तो कहीं तस्वीरें। अचानक आई इस बाढ़ के बाद लेह का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क कट गया है। कहा जा रहा है कि तापमान में अचानक वृद्धि हुई और पारा 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिसकी वजह से लद्दाख के करगिल में नदियों नालों में बहुत सारा पानी आ गया। इस पानी की वजह से संग्रा संकु में अचानक बाढ़ आ गई। इस बाढ़ की वजह से संग्रा सुरु घाटी में चल रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी 70% नुकसान पहुंचा है। इस बाढ़ से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। करगिल के संकु, चंकथान, खंगराल में भारी बारिश से बाढ़ आ गई। मौसम विभाग ने आज भी श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहाँ येदियुरप्पा की जगह नया सीएम चुन लिया गया है। आज शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। जिन्हें ये लग रहा है कि कर्नाटक में येदियुरप्पा से सीएम पद छीनकर उन्हें हाशिए पर ला दिया गया है, उन्हें फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि हारकर भी कर्नाटक की सियासत में येदियुरप्पा जीत गए हैं। आज से कर्नाटक की कमान बसवराज बोम्मई के हाथ में है। ताजपोशी का ऐलान मंगलवार को हुआ। आज सुबह 11 बजे बसवराज बोम्मई सीएम पद की शपथ लेंगे। सीएम के साथ 3 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। आर अशोका, गोविंद करजोल और श्री रामुलु होंगे कर्नाटक के डिप्टी सीएम। अब समझिए कर्नाटक की राजनीति का बाजीगर 78 साल के येदियुरप्पा को क्यों कहा जाता है और क्यों ये चर्चा है कि नया सीएम बनने के बाद भी कर्नाटक पर राज येदियुरप्पा का ही रहेगा। नए सीएम बसवराज बोम्मई को येदियुरप्पा का शिष्य और बेहद चहेता माना जाता है। विधायक दल की बैठक में येदियुरप्पा ने ही बोम्मई के नाम का प्रस्ताव रखा। बोम्मई को जेडीयू से बीजेपी में लाने वाले येदियुरप्पा ही माने जाते हैं। दरअसल कर्नाटक में येदियुरप्पा बीजेपी की मजबूरी है। लिंगायत समुदाय से आने वाले येदियुरप्पा से किनारा करने का मतलब चुनावी दंगल में धोबी पछाड़ खाना है। 2013 में बीजेपी ये झेल चुकी है। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद लिंगायत समुदाय बीजेपी से दो हाथ करने के लिए तैयार था। ऐसे में बीजेपी के पास येदियुरप्पा की बात मानने के सिवा दूसरा चारा नहीं था। बसवराज बोम्मई भी लिंगायत समुदाय से आते हैं। इनके पिता SR बोम्मई 1988 में 281 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। कर्नाटक में करीब 17% लिंगायत आबादी है, जिसका असर करीब 100 सीटों पर है। कर्नाटक में विधानसभा की कुल 224 सीटें हैं। बसवराज बोम्मई अभी तक कर्नाटक के गृह मंत्री थे, अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन राज अब भी येदियुरप्पा का ही चलेगा।
क्या उद्धव ठाकरे बनेंगे मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा? शिवसेना की आवाज और उद्धव के खास संजय राउत का तो कुछ ऐसा ही मानना है कि सबको साथ लेके जाते हैं हमेशा। आज जब मुख्यमंत्री बने हैं तो लोगों को लगता है कि हमारे परिवार का कोई प्रमुख वहाँ बैठा है, ये उनका सबसे बड़ा यश है। और देश को भी इसी प्रकार से कभी भविष्य में जरूरत पड़ी नेतृत्व की तो मैं हमेशा कहता हूं उद्धव जी का नेतृत्व राष्ट्र का नेतृत्व कर सकते हैं। संजय राउत के इस बयान पर विपक्ष के सबसे बड़े नेता अनुभवी शरद पवार ने भी प्रतिक्रिया दी है। कोई भी महाराष्ट्र की कोई भी व्यक्ति नेशनल लेवल पर नेतृत्व करने के लिए आगे आती है, लोगों का समर्थन मिलता है तो हमें खुशी। जिस समय बीजेपी और शिवसेना की दूरियां कुछ कम होने की खबरें हो, पीएम से लेकर पूर्व सीएम उद्धव को जन्मदिन की बधाई दे रहे हों, ऐसे वक्त में राउत के उद्धव ठाकरे को लेकर दिए ताज़ा बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। मॉनसून सत्र के दूसरे हफ्ते में भी आज विपक्ष का हंगामा जारी रह सकता है। विपक्ष लगातार कृषि कानून, किसान आंदोलन और जासूसी जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहा है और इसकी वजह से सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। ये हंगामा कब थमेगा, इसको लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं है। पेगासस जासूसी मामले पर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने को लेकर कल शाम राहुल गांधी ने संसद में विपक्षी दलों के साथ बैठक की, जिसमें डीएमके, शिवसेना, बीएसपी, सीपीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरल कांग्रेस समेत कुल 10 पार्टियों ने हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की बैठक में पेगासस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने पर सहमति बनी। मामले को लेकर आज सुबह 10 बजे विपक्षी दल फिर बैठक करेंगे। संसद में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी। कहा कि विपक्ष संसद नहीं चलने देता है, न चर्चा होने देता है। विपक्ष की मानसिकता जनता के सामने लाना जरूरी। सरकार के तमाम रणनीतिकार, पीयूष गोयल जैसे केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, गतिरोध खत्म करने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है। आम विपक्ष के जो प्रमुख नेता हैं उनके साथ हम लोगों की चर्चा हो गई है और हमें अभी भी उम्मीद है, आशा है कि जिन मुद्दों पर भी विपक्ष चर्चा पार्लियामेंट के फ्लोर पर चाहता है उनकी वो नोटिस दे। चेयरमैन साहब और स्पीकर साहब डिसाइड करेंगे कि किन नियमों के तहत, किन प्रावधानों के तहत और कब चर्चा होगी। सरकार उसमें साथ है। तरूर साहब टेररिस्ट है, राहुल गांधी जी टेररिस्ट है, क्या ये गद्दार है, क्या ये देशद्रोही है? अरे तुम खुद देशद्रोही बन रहे हो। देश को खत्म करने की बात तुम कर रहे हो, देश को डिवाइड कर रहे हो। ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। होम मिनिस्टर साहब आए, प्रधानमंत्री जी आए, चर्चा हो और उस चर्चा के बाद, विशद चर्चा के बाद, क्योंकि पेगासस महज एक न्यूज आइटम नहीं है जो चौथे कॉलम में डाल दें। हंगामा आज भी होगा, ऐसा विपक्षी दलों के तेवर को देखकर लग रहा है। वैसे बता दें कि कल राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच मरीन एंड नेविगेशन बिल 2021 पास हो गया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75 साल पूरे होने को लेकर अपना विजन सामने रखा। उन्होंने बीजेपी के सांसदों को बताया कि कैसे उन्हें इस ऐतिहासिक मौके को खास बनाना है। पीएम मोदी ने बीजेपी के सांसदों से कहा कि आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर वो 75 गांवों में जाएं, 75 घंटे तक वहां रुके और लोगों को देश की उपलब्धियों के बारे में बताएं। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। जन जन के दिल में और दिमाग में ये भाव उत्पन्न करने का अवसर है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, मैं देश के लिए कुछ अच्छा सोचूं और कर्तव्य भाव से देश की सेवा करूं। ये टास्क कैसे पूरा करना है, पीएम मोदी ने इसका पूरा खाका सबके सामने रखा। हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2 कार्यकर्ताओं की टोली तैयार करें, जो ये जोड़ी 75 गांव में जाएगी और वहां 75 दिन बिताएगी। ये टोली जनता के बीच डिजिटल साक्षरता को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगी, साथ ही खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करेगी और स्वच्छता कार्यक्रम भी चलाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ ये न बताएं कि 75 साल में हम कहां तक पहुंचे, बल्कि ये भी बताएं कि अगले 25 साल में हम कहां पहुंच सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे
जब देश कहां पहुंच सकता है, जो हमारे बेस्ट बेंचमार्क है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में जो भी आइडिया जनता से आए उसको हमें कलेक्ट कर। बात छत्तीसगढ़ कांग्रेस की, जहां घमासान जारी है। अपनी सरकार के विरोध में मंत्री टीएस सिंहदेव ने सदन से वॉकआउट कर दिया। यहां तक कि कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और सीएम भूपेश बघेल से चर्चा के बाद भी बात नहीं बनी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के मुख्य किरदार यही दो चेहरे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। तस्वीर मंगलवार की है, जब अपनी ही सरकार के खिलाफ सदन से वॉकआउट कर टीएस सिंहदेव विधानसभा के बाहर खड़े हैं। सदन के अंदर उन्होंने कहा कि आरोपों पर सरकार का बयान आने तक सदन के अंदर नहीं आएंगे। अब क्या माना जाए सर, कल अगर सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो आप आएंगे? मैंने जो बयान दिया मैं तो उसी पे कायम हूँ, जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से। जानकारों की माने तो दरअसल ये पूरी लड़ाई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की है। टीएस गुट का ऐसा कहना है कि बघेल और टीएस के बीच 2.5 साल सीएम बनने का करार हुआ था। दिसंबर 2018 में सीएम बने भूपेश बघेल के 2.5 साल पूरे हो गए हैं। हालांकि ऐसे किसी करार से कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर इनकार करती है। टीएस सिंहदेव गुट का मानना है कि अब बघेल ने बृहस्पति सिंह वाला दांव चला है। दरअसल पूरा मामला शुरू हुआ 24 जुलाई को, जब कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर अंबिकापुर में हमला हुआ तो उन्होंने टीएस सिंहदेव पर आरोप लगा दिए। लग रहा है वो हत्या करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री हत्या करवा सकते हैं कांग्रेस के ही विधायकों की? बिल्कुल करा सकते हैं, कुर्सी के लिए कुछ भी संभव होता है। अंबिकापुर टीएस सिंहदेव का गढ़ माना जाता है। चूँकि आरोप बेहद सनसनीखेज थे, इसलिए 25 जुलाई को कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर पहुंचे सुलह कराने। अब बृहस्पति सिंह को नोटिस दिया गया है। विधायक के खिलाफ विस्फोटक नोटिस जारी करने के आदेश। अब इस मामले पर आज भी बवाल होने की आशंका है। और बात पंजाब की सियासत की। सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को 2017 की चुनावी वादों की याद दिलाई है। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू की पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से पहली आधिकारिक मुलाकात कल हुई। चंडीगढ़ के पंजाब सचिवालय में हुई पहली आधिकारिक बैठक में ही सिद्धू ने कैप्टन के सामने 5 मांगे रख दी। कैप्टन सरकार 2017 के चुनावी वादे को पूरा करे, गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामले में कार्रवाई हो, पंजाब में आंदोलन कर रहे संगठनों से बात करें, ड्रग्स तस्करी पर एसटीएफ की रिपोर्ट पर कार्रवाई हो, तीनों कृषि कानून पंजाब में लागू न करें। इसके बाद सिद्धू ने ट्वीट करके बताया, पंजाब की जनता से जुड़े मुद्दों पर बात हुई, पुराने अटके हुए मुद्दों पर जल्द एक्शन लेने की मांग की। अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच हुई बैठक करीब 1.25 घंटे चली। एक तरफ पंजाब के दोनों दिग्गजों की दूरियां कम होती दिख रही हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने सिद्धू पर तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि एक जोकिंग प्रेसिडेंट ला के ते 4 वर्किंग प्रेसिडेंट ला के लोगों का मूर्ख बना देंगे, उतना मूर्ख नहीं बनना। लोग सीधे साधे जरूर है मगर समझदार भी नाल बड़े। पंजाब में अगले साल चुनाव है, इसको लेकर कांग्रेस और अकालियों के बीच अभी वार पलटवार और तेज होगा। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी में विधानसभा चुनाव अगले साल है, लेकिन सियासी शोर में कोई कमी नहीं है। सभी पार्टियां जमकर तैयारियों में जुट गई। यूपी में बीजेपी ने मिशन 2022 की तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी आज से दिल्ली में 2 दिनों तक मंथन करेगी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बीजेपी सांसदों की बैठक बुलाई गई है। आज ब्रज, पश्चिमी यूपी और कानपुर क्षेत्र के सांसदों को न्योता मिला है। कल काशी, अवध और गोरखपुर क्षेत्र के सांसद शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होने के लिए आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे। बैठक में बीजेपी यूपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुशील बंसल और यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे। सीएम योगी अपनी सरकार के कामकाज का ब्यौरा रखेंगे। सांसदों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। वहीं 2007 के सफल फॉर्मूले को दोहराने के लिए बीएसपी ने 2 जिलों में रोज ब्राह्मण सम्मेलनों के ऐलान की घोषणा कर दी है।
अगली खबर भी यूपी से। खबर यूपी एटीएस की, जिन्हें रोहिंग्याओं के अवैध कारनामों की धरपकड़ में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये गैंग महिला तस्करी में भी शामिल है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, विशेषकर जो महिलाएं हैं उसके ट्रैफिकिंग में भी शामिल है। अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्याओं के खिलाफ यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। विशेष अभियान चलाकर यूपी पुलिस ने महिलाओं और सोने की तस्करी करने वाले गैंग को दबोचा है। कि नूर मोहम्मद कुछ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को, नागरिकों को लेकर एक ट्रेन से दिल्ली जा रहा है। इस पे हमारी एटीएस की टीम ने 5 व्यक्तियों को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर उतार कर उनसे पूछताछ की। ये गैंग बांग्लादेश और म्यांमार से महिलाओं और बच्चों को भारत लाता था। फर्जी दस्तावेज बनाकर दिल्ली गाजियाबाद के इलाके में बसाते थे। इसके बाद फर्जी पासपोर्ट बनाकर महिलाओं और बच्चों को विदेशों में बेच देते थे। यूपी एटीएस ने मोहम्मद नूर, रहमतुल्लाह और शबीउल्लाह को गिरफ्तार किया है। नूर इस्लाम त्रिपुरा बॉर्डर से तस्करी कराने का काम करता है और बांग्लादेश का रहने वाला है। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को लेकर सरकार की जो शंकाएं थी वो सही साबित हो रही हैं। इस बीच टोक्यो ओलंपिक्स से एक अच्छी खबर आ रही है। टोक्यो से तीरंदाजी में खुशखबरी आई है। आर्चरी में तरुणदीप रॉय ने अंतिम 32 के मुकाबले में यूक्रेन के हनबिन ओलेस्की को 6-4 से हरा दिया है। तरुणदीप की इस जीत से आर्चरी में भारत के लिए पदक की उम्मीद बढ़ गई है। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर, अच्छी खबर जो कि टोक्यो ओलंपिक्स से आ रही है। ये आर्चरी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर तरुणदीप राय अंतिम 32 के मुकाबले में यूक्रेन के हनबिन ओलेस्की को हरा चुके हैं और ये 6-4 से उन्होंने जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेगी। इससे पहले मंगलवार को ममता ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की। पीएम मोदी से तो शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन विपक्ष के नेताओं से मुलाकातों के मायने क्या है? क्या ममता की नजर 3 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव पर है? क्या वो बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहे विपक्ष की अगुवाई करने के लिए एक-एक कर तमाम नेताओं से मिल रही हैं? ममता दीदी और पीएम मोदी के बीच मंगलवार को करीब 55 मिनट लंबी मुलाकात हुई। माना जा रहा था कि मुलाकात में दोनों के बीच तल्खी कुछ कम होगी, लेकिन बैठक के बाद पीएम आवास के बाहर आते ही ममता ने साफ कर दिया कि मुलाकात तो बस औपचारिकता थी। दीदी का खेला जारी है। लोकसभा अभी देर है, लेकिन प्लानिंग तो पहले से ही करना पड़ता है। ममता ने अपने पुराने अंदाज में एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ शिकायतों का पिटारा खोला तो उन्होंने तेज बारिश की भी परवाह नहीं की। मैं चाहती हूँ जारी है। ममता ने अपने पुराने अंदाज में एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ शिकायतों का पिटारा खोला तो उन्होंने तेज बारिश की भी परवाह नहीं की। दिल्ली दौरे के दौरान ममता मंगलवार को कांग्रेस नेता कमलनाथ, आनंद शर्मा और अभिषेक मनु सिंघवी से भी मिली। आप राष्ट्रीय भूमिका में देखते हैं ममता बनर्जी को आने वाले दिनों में? देखिए, एक प्रदेश की, इतने बड़े प्रदेश की तीसरी बार जो मुख्यमंत्री बनी हो, उनकी भूमिका तो रहती। आप राष्ट्रीय भूमिका में देखते हैं ममता बनर्जी को आने वाले दिनों में? देखिए, एक प्रदेश की, इतने बड़े प्रदेश की तीसरी बार जो मुख्यमंत्री बनी हो, उनकी भूमिका तो रहती। मैं उन्हें बधाई देने आया था कि ये पहली दफा दिल्ली केवल बीजेपी को पराजित करके ही नहीं, पर देश को एक संदेश देके ये आज दिल्ली में है। इस पर चर्चा 2024 की रणनीति को लेकर के भी चर्चा हुई? नहीं, वो सोनिया गांधी से वो चर्चा है वो सोनिया गांधी से करी। आपको लगता है सर ममता जी लीड कर सकती हैं विपक्षी गठबंधन को 2024 में? ये सब तय करने की बात है, पर ममता जी में क्षमता है कि बीजेपी को पराजित करने की। ममता आज सोनिया गांधी से मुलाकात के पहले दोपहर 1 बजे टीएमसी नेता सुखेंदु रॉय के आवास पर टीएमसी सांसदों के साथ बैठक करेंगी। दोपहर 2:30 बजे तक पत्रकारों से मुलाकात करेंगी। शाम 4:30 बजे 10 जनपद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। शाम 6 बजे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगी। राजनीतिक इलाकों में माना जा रहा है कि ममता की इन मुलाकातों के पीछे मायने बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहे विपक्ष का नेतृत्व करने की है, लेकिन ममता इससे इनकार कर रही हैं। लोकसभा अभी देर है, लेकिन प्लानिंग तो पहले से ही करना पड़ता है। हालांकि राजनीति में हरदम का मतलब हाँ और ना का मतलब ना होता है, लेकिन ममता का पलड़ा विपक्ष के अन्य नेताओं में फिलहाल तो सबसे भारी है। विपक्षी दलों के जितने मुख्यमंत्री हैं, उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर
जो बीजेपी से सीधा और आक्रामक मुकाबला करना जानती हैं। हाल के बंगाल विधानसभा में ममता ने अपनी सीट और बढ़ा ली। वहीं 200 प्लस का दावा करने वाली बीजेपी 100 सीटों से भी काफी नीचे रह गई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से उनको कड़ी टक्कर मिली, फिर भी लोकसभा में उनके 22 सांसद हैं, जो पार्टी के हिसाब से लोकसभा में चौथे नंबर पर हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट उनकी ही पार्टी को मिला था, करीब 2,49,00,000 वोट। ममता की इस ताकत का अंदाजा शायद विपक्ष के नेताओं को भी है, इसलिए एक एक कर वो उनसे मिल रहे हैं। आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना सांसद संजय राउत भी ममता से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि मुलाकात से पहले शिवसेना संजय राउत ने कह दिया कि उद्धव ठाकरे में देश का नेतृत्व करने की क्षमता है, जरूरत पड़ी तो भविष्य में देश का नेतृत्व कर सकते हैं। ऐसा नेतृत्व है कि सबको साथ लेके जाते हैं हमेशा। आज जब मुख्यमंत्री बने हैं तो लोगों को लगता है कि हमारे परिवार का कोई प्रमुख वहाँ बैठा है, यह उनका सबसे बड़ा यश है। और देश को भी इसी प्रकार से कभी भविष्य में जरूरत पड़ी नेतृत्व की तो मैं हमेशा कहता हूँ उद्धव जी का नेतृत्व राष्ट्र का नेतृत्व कर सकते हैं। महाराष्ट्र की कोई भी व्यक्ति नेशनल लेवल पर नेतृत्व करने के लिए आगे आती है, लोगों का समर्थन मिलता है। बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहे दलों की अगुवाई कौन करेगा, ये तो भविष्य ही तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि ममता फिलहाल दिल्ली आई हैं, तो 3 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव का हिसाब लगा कर ही आई हैं। ऐसे में ममता के मन में क्या है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तो राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है और सभी की निगाहें ममता के दिल्ली दौरे पर हैं। और सवाल यही है कि आखिर ममता के मन में क्या है, और ये जानने के लिए चलते हैं संवाददाता जैनेंद्र के पास। जैनेंद्र, ममता बनर्जी अपने दौरे में जिस तरह लगातार पक्ष विपक्षी नेताओं से मिल रही हैं, उसके क्या मायने लगाए जा रहे हैं? देखिए, पक्ष में तो सिर्फ वो प्रधानमंत्री से मिली हैं और जैसा उन्होंने खुद स्पष्ट किया कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलने आते हैं नए चुने हुए मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री से एक मुलाकात बंगाल में जरूर हुई थी, लेकिन वो तूफान समीक्षा के लिए के तौर पर वहां पर मुलाकात हुई थी, शिष्टाचार भेंट नहीं थी। तो उसके मद्देनजर ममता बनर्जी दिल्ली आई हुई हैं और उसी दौरे के दूसरे दिन उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जिस दौरान शिष्टाचार भेंट तो थी, उन्होंने कोरोना टीका और पश्चिम बंगाल का नाम बदलने जैसे मुद्दे भी प्रधानमंत्री के सामने उठाए। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है विपक्ष के जो चेहरे ममता बनर्जी से मिलने वाले हैं, मिल रहे हैं और कल मिल चुके हैं। कल कांग्रेस के 2 बड़े नेता आनंद शर्मा और कमलनाथ ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। हालांकि दोनों की ही ममता से पुरानी जान पहचान है। 80 और 90 के दशक में जब ममता बनर्जी यूथ कांग्रेस और कांग्रेस की नेता हुआ करती थी, तब से दोनों के परिचय हैं। दोनों से ही मैंने सवाल पूछा कि क्या ममता बनर्जी अगुवाई कर सकती हैं विपक्ष का 2024 में। उनका जवाब था कि ममता बनर्जी में क्षमता तो है। और आज एक महत्वपूर्ण मुलाकात सोनिया गांधी के साथ ममता बनर्जी की शाम 4:30 बजे होगी। अरविंद केजरीवाल शाम 6 बजे ममता बनर्जी से मिलेंगे। तो ये सारी जो मुलाकातें हो रही हैं, इसको विपक्ष की एकजुटता की रणनीति बनाने के मद्देनजर देखा जा रहा है। हालांकि ये हो पाएगा या नहीं, विपक्ष का चेहरा कोई एक नेता होगा या फिर बिना किसी चेहरे के विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एकजुट होगा, ये तमाम सवाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश ममता बनर्जी की इस दिल्ली दौरे में जरूर हो रही है। उनके मन में क्या है, जाहिर सी बात है, नेता को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल भी नहीं होता और बहुत आसान भी नहीं होता। उनके मन में सीधा है, बीजेपी को बंगाल में हराया है, देश में हराना है, लेकिन कैसे, इसी सवाल का जवाब जो है वो ममता के पास भी नहीं है। और इसीलिए वो तमाम नेताओं से मिल रही हैं और शायद उस बैठकों में, उस मेल मुलाकातों का कई सिलसिला चले, तभी बीजेपी के खिलाफ एक पूरी जो विपक्ष की रणनीति है वो सामने आ पाएगी। जी, कल ममता पीएम मोदी से मिली और बाहर आकर उन्होंने सरकार के खिलाफ अपने पुराने अंदाज में ही जिस तरीके से शिकायतें जाहिर की, मतलब बीजेपी को लेकर उनके रुख में कोई नरमी आती हुई नहीं दिख रही है। क्या बीजेपी का विरोध ममता के लिए फायदेमंद दिखाई देता है? निश्चित तौर पर देखिए, देश में जो फिलहाल जो राजनीति चल रही है वो बीजेपी के पक्ष और विपक्ष की चल रही है।
बीजेपी सत्ता का एक मजबूत केंद्र बनकर उभरी है पिछले 7 सालों में केंद्र की राजनीति में, और सारी जो राजनीति हो रही है उसके खिलाफ हो रही है। विपक्ष की जो राजनीति है, कभी कांग्रेस और गैर कांग्रेस की राजनीति हुआ करती थी जब कांग्रेस मजबूत थी, और बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत चेहरा अगर आज की तारीख में कोई है तो वो सबसे लेटेस्ट ममता बनर्जी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो कि था एक राज्य का चुनाव लेकिन राष्ट्रीय महत्व का चुनाव बन गया था, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री ने खुद वहां पर तमाम सभाएं की थी और उसमें ममता बनर्जी ने जिस तरीके से शिकस्त दी बीजेपी को, इसके बाद बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत चेहरों में पहले से भी वो एक थी, उनकी और स्थिति जो है वो मजबूत हुई है। और इसीलिए 2024 में बीजेपी के खिलाफ अगुवाई कौन करे, उसमें जो 2-3 बड़े नाम हैं उनमें ममता बनर्जी का नाम है, और इसीलिए वो बीजेपी पर जो अपना हमला है वो लगातार तीखा रखती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बीजेपी विरोध की राजनीति का नेतृत्व करना है तो सबसे तीखा हमला उसी नेता को करना होगा, और ममता इस चीज को भली भांति समझती है, वो काफी अनुभवी नेता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जैनेंद्र इन तमाम अपडेट्स के लिए। आगे भी आपका रुख करते रहेंगे। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु वुमेन्स सिंगल्स के प्री क्वार्टर में पहुंच चुकी हैं। ग्रुप स्टेज के मैच में सिंधु ने हांगकांग की खिलाड़ी को 21-9 और 21-6 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली है। सिंधु के साथ पूरे देश की दुआएं हैं कि सिंधु देश के लिए एक बार फिर मेडल लेकर ही लौटे। तो ये अच्छी खबर आ रही है। टोक्यो ओलंपिक से हांगकांग की खिलाड़ी को 21-9, 21-16 से सिंधु ने हरा दिया है। महिला बैडमिंटन में पीवी सिंधु की जीत हुई है और पूरी देश सिंधु की जीत के लिए दुआ मांग रहा है और यही उम्मीद कर रहा है कि एक बार फिर से सिंधु देश के लिए मेडल लेकर लौटे। एक और अहम खबर, पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष आक्रामक रुख अपनाए हुए है। ताजा खबर आ रही है कि आज पेगासस जासूसी पर विपक्षी नेता फिर से बैठक करने वाले हैं। विपक्षी नेता लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल रहेंगे। सुबह 10 बजे संसद में विपक्षी दलों की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें आगे की एक्शन प्लान की चर्चा हो सकती है। कृषि कानून के बाद राहुल गांधी जासूसी कांड को लेकर सरकार को लगातार घेर रहे हैं और इसी को लेकर आगे की रणनीति इस बैठक में तय की जा सकती है। तो विपक्ष की बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होने वाले हैं। जासूसी कांड पर विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे राहुल। और प्रतिमा, मुझे लग रहा है कि कार्टून तैयार हो गया होगा, तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं इरफान जी के पास। इरफान जी, आपके कार्टून ने तो यथास्थिति बयां कर दी कि किस तरह से बदहाल है एम्बुलेंस सेवाएं उत्तर प्रदेश में। देखिए, हेल्थ सेवा जो है उसका ये लाइफलाइन कही जाती है एम्बुलेंस सेवा, उसके चालक लोगों ने वहाँ पर हड़ताल कर दी है और सरकार की कार्यशैली जैसे कार्य वो करती है उससे नाराज़ होकर उन्होंने बीच में रास्ते में इसके गड्ढे खोद दिए हैं और अपना काम सरकार कर रही है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। अब देखना ये है कि सरकार इससे किस तरह से पार पा सकती है इस रास्ते से। कल मास्टर क्लास भी तो होनी है, आप लोगों को याद है ना। मेरी मास्टर क्लास में आपको शामिल होना है और देखना है कि मैं आपको क्या नए नए तरीके बता रहा हूँ इस मास्टर क्लास में। इसी तरह से हमारे साथ शामिल होते रहिए मास्टर क्लास में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।